देखो अब एक सिंपल रिक्वायरमेंट समझते हैं कि हमें प्रोग्राम में किसी ने बोला प्रिंट हेलो 5 टाइम्स, प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। हेलो को 5 बार क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मल्टीपल वेज है मेरे पास। देखो एक तो कोड हो सकता है समथिंग लाइक दिस, इंट मेन कर्ली ब्रेस स्टार्ट प्रिंट एफ हेलो हेलो हेलो, 5 बार क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो हो जाएगा एक ही लाइन में। अगर कोई बोलता है हर बार न्यू लाइन में बनाओ तो इसका आगे क्या लिख दूंगा, स्लैश। तो हेलो प्रिंट करेगा, न्यू लाइन में जाएगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन में। एक तो ये तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इंट मेन प्रिंट एफ परसेंटेज सॉरी हेलो स्लैश एन प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन like this, printf hello slash n and last printf hello। दोनों सही है। ऊपर वाले में एक सिंगल printf ने 5 बार हेलो प्रिंट कर दिया, नीचे वालों ने 5 बार printf लगाया और हर printf से हमने क्या प्रिंट करा लिया, हेलो। ये सही था, लेकिन चलो 15 टाइम्स सर कॉपी पेस्ट कर देंगे, 5 उठाएंगे कॉपी करेंगे पेस्ट कर देंगे। ओके 25 टाइम्स। जैसे जैसे मैं इस नंबर को बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्कीम लगाते हैं ना कि मैं प्रिंटफ लिखूं एक बार, और कुछ ऐसी स्कीम लगाओ कि ये ऑटोमेटिकली लाइन कितनी बार रन हो जाए, 25 बार रन हो जाए। अगर एक ही लाइन को मैं बार बार रन करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, कुछ ऐसी टेक्निक लगा देता हूं जिससे ये लाइन 25 बार रन हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को, ऐसे स्टेटमेंट जो किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, इटरेटिव स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट। सिंपल भाषा में हम इसको लूपिंग कह देते हैं। तुम रोज यही कर रहे हो, यहां आ रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अदर एक्टिविटीज कर रहे हो, अगले दिन वापस आ रहे हो, रिपीट, तीसरे दिन वापस रिपीट, अगले दिन वापस रिपीट, फिर रिपीट। ओके, अब एक सिंपल से कुछ क्वेश्चन है, कोई टास्क अगर मुझे ये 25 बार रन करना है तो मुझे क्या चाहिए, कैसे रन करूं? एक तो स्टार्ट चाहिए, कहां से चालू करना है, और एक एंड चाहिए, कहां तक चालू, कहां पे खत्म करना है। तो एक तो स्टार्ट चाहिए, चलो मैं इसके ऊपर एक स्टार्ट लिख देता हूं, इंट आई इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट है, 1 से। तो खत्म कब होगा, जब तक आई छोटा है बराबर है किससे, लेकिन इस मैकेनिज्म में क्या हुआ, आई 1 है, 1 छोटा है 25 से, हेलो प्रिंट हुआ, वापिस ऊपर आया 1 वापिस छोटा है 25 से, फिर हेलो प्रिंट होगा, वापिस ऊपर आएगा 1। एक काम और चाहिए था, आई को बढ़ाना पड़ेगा, आई को बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी टेक्निक यहां पे हो कि आई के अंदर 1 जोड़ दो। तो आई 1 था, 1 छोटा है 25 से, हेलो प्रिंट होगा, आई 2 हो गया, वापिस ऊपर गया, 2 छोटा है 25 से, 3 4 5 6 7 25 तक चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही 26 होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होती है वो लूप से कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जनरल चीज है, अगर मैं आपको कहूंगा 10 बार क्लैप करो तो सब 10 बार क्लैप कैसे करेंगे, एक बार क्लैप करेंगे, काउंट करेंगे, फिर दूसरा क्लैप करेंगे, फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 होती वो क्लैप करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ओके सर जरूरी है 1 से 25, मैं इसको 25 ले लेता हूं, ठीक है, इसको कर देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
और इसको प्लस की जगह क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। 25 है, 25 1 से बड़ा है, हाँ 24, 24 1 से बड़ा है, 23, 24, 21, 20 चलता रहेगा। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको प्रोग्रामिंग में कैसे स्टेटमेंट कहा जाता है, इटरेटिव स्टेटमेंट। हमने 3 तरह के स्टेटमेंट्स पढ़े अभी तक। देखो, पहला सिक्वेंशियल, जो एक के बाद एक रन होते हैं लाइक दिस। दूसरा कंडीशनल, जो ऐसे चलते हैं, यहां कोई कंडीशन आ जाती है, कंडीशन के बाद या तो ये पार्ट रन होगा या फिर ये पार्ट रन होगा, दोनों रन नहीं होंगे। यहां पे सही चल रहा है 1 नंबर 2 नंबर, अगर ये सही है तो 3 4 5 रन होगा, अगर ये गलत है तो कौन सा रन होगा, 6 7 8। अब तीसरा क्या है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये 3 स्टेटमेंट है, ये रिपीट हो रहे हैं। ये 3 स्टेटमेंट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं एक पॉइंट तक। और जब वो रिपीट होना बंद हो जाएंगे तो लास्ट में कौन से स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, इसके बाद वाले। तो सी में ऐसे स्टेटमेंट्स को बोला जाता है इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो देखो देखो डायग्राम में समझाया हुआ है कि मान लो इस रेसर को रेस कंप्लीट करने के लिए ट्रैक के 5 राउंड लगाने हैं। दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट। यहां से चालू करा, आया, वापस नीचे आया, यहां पे आते ही हम बोलेंगे कितने राउंड कंप्लीट हो गया, 1 राउंड। इसके कार में इंडिकेटर है, भैया 1 राउंड हुआ है, वापस रिपीट मार, वापस उसने गया, वापस आया, 2 राउंड, 3 4 5 6 जो भी है। जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जैसी वो 5 पाया तो हमने क्या, रेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला पॉइंट यहां से चालू करना है, एक ये पॉइंट यहां खत्म करना है, और एक तीसरा जो इसको यहां से यहां लाएगा, बढ़ता रहे। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस का स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से रेस स्टार्ट हो रही है, एक वो कंडीशन यहां पे रेस खत्म होगी, और एक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, कैसे उसको 1 से बढ़ाएंगे या कैसे उसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुझे लूपिंग को समझना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना है, और स्टार्ट पॉइंट से उस पॉइंट पे कैसे पहुंचना है, और जो काम करना है वो तो है ही, ठीक है। तो सी में 3 तरह के लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला है व्हाइल, दूसरा है फॉर, और तीसरा है डू व्हाइल। तो सी में 3 तरह के लूपिंग है, व्हाइल, फॉर एंड डू व्हाइल। चलो, लूपिंग स्टार्ट करने से पहले हम 2 ऑपरेटर पढ़ते हैं, जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन है प्लस प्लस, 2 बार प्लस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन है 2 बार प्लस। यूनरी ऑपरेटर है, मतलब इसको काम करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, ठीक है। लाइक ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, ए ऑपरेंट हो गया, प्लस प्लस ऑपरेटर हो गया। और ये बहुत सिंपल सा ऑपरेटर है, ये ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। वेरिएबल्स, ओके। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इंट मेन, इंट x इक्वल्स टू 5, x प्लस 1, printf x, x की डेसिमल वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? The value of x is 6. The value of x is 5. ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 करने का मतलब है x में 1 जोड़ो,
लेकिन नया आंसर वापस एक्स में कहां गया, डाला नहीं। तो एक्चुअल में यही स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए था। x प्लस 1 का मतलब है x में एक जोड़ दो, 5 प्लस 1 6, लेकिन नया आंसर वापस x में कब दिया, दिया ही नहीं ना। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब x की वैल्यू 5 ही है, 5 ही क्यों है, क्योंकि x प्लस 1 का आंसर वापस x में नहीं गया। इसका तो बहुत सिंपल मतलब था ना, x में जो है उसमें क्या कर दो, एक जोड़ दो। तो ये क्या, ये वेरिएबल, क्या ये स्टेटमेंट x की वैल्यू को 1 से बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा। क्या ये स्टेटमेंट x की वैल्यू में, x की वैल्यू के साथ 1 को जोड़ रहा है, हाँ सही है, लेकिन वापिस आंसर किस में असाइन नहीं कर रहा, x। लेकिन इसकी जगह अगर x प्लस प्लस होता तो x की वैल्यू 6 होती। इसका अब आप एक इनडायरेक्ट मतलब निकाल सकते हो, ये x की वैल्यू को 1 से बढ़ा के नई वैल्यू वापस किस में असाइन कर देता है, x में ही असाइन कर देता है। मतलब इसको आप ऐसे मान लेते हैं ना, ये ऐसे काम कर रहे हैं, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, x की वैल्यू को 1 जोड़ रहा है और नई वैल्यू वापस किस में असाइन कर रहा है, x में असाइन कर रहा है। तो सिंपल x प्लस 1 और x प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, x प्लस 1 से जो नया आंसर आएगा उसको x में असाइन करना पड़ेगा, x प्लस प्लस में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, असाइन हो जाता है। तो देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज अ वेरिएबल वैल्यू बाय 1। इट इज यूनरी ऑपरेटर, इसलिए सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, ठीक है। अब बहुत ऐसे सिनेरियोज है जो प्लस प्लस है ना, वो कई बार तो पहले लगा दिया जाता है और कई बार कब लगा दिया जाता है, बाद में। अगर पहले प्लस प्लस लगाया तो इसको बोल दिया जाता है प्री इंक्रीमेंट, और अगर बाद में लगा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्लस प्लस की दो फॉर्म होती है, प्री और पोस्ट। तो देखो, सिंटैक्स इज वेरिएबल नेम प्लस प्लस या प्लस प्लस वेरिएबल नेम। फर्स्ट सिंटैक्स पोस्ट इंक्रीमेंट का है और सेकंड सिंटैक्स प्री इंक्रीमेंट का है। इनका हम डिफरेंस समझेंगे, दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब देखो, इन सी प्रोग्रामिंग वी कैन इंक्रीज एक्स वैल्यू बाय 1। कौन कौन से सिंटैक्स से हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा लिखने से एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, x प्लस 1 उसका आंसर वापस x में, ऐसा लिखने से 1 से बढ़ जाएगी। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, इसका मतलब है x में 1 जोड़ो और आंसर किस में डाल दो, x प्लस प्लस करने से 1 बढ़ जाएगी, प्लस प्लस x करने से भी 1 बढ़। तो इन चारों तरीके से हम x की वैल्यू को किससे बढ़ा सकते हैं, 1 से बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन ऊपर वाले दो तरीकों से हम किसी भी वैल्यू से बढ़ा सकते हैं। 2 से बढ़ाना है तो ऐसे, 2 से बढ़ाना है तो ऐसे, इनसे हम 2 से नहीं बढ़ा सकते। सर 2 एक बार और प्लस प्लस लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों कब काम करते हैं, जब x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है। ऊपर वाले दोनों सिंटैक्स किसी भी वैल्यू से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। तो जल्दी से देखो एग्जांपल समझते हैं। x में 3 था, x प्लस प्लस करा, x की वैल्यू क्या हो गई, 4। प्लस प्लस x करा, 4 हो गई थी, प्लस प्लस x करने पे 5 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब बात तो ये है कि 2 क्यों बनाए, फिर प्री और पोस्ट दोनों सेम ही काम करते हैं। प्लस प्लस x भी x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा, x प्लस प्लस भी x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। देखो, अब इनके ना अलग अलग सिनेरियोज हैं। मैं कह रहा हूं पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट विद असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कुछ ऐसा है, इंट x इक्वल्स टू 5, इंट y कॉमा z, y इक्वल्स टू x प्लस प्लस और z इक्वल्स टू प्लस प्लस। तो ये ऑपरेटर भी यूज किया, और कौन सा ऑपरेटर यूज किया, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज किया। तो पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट विद असाइनमेंट ऑपरेटर। अब थोड़ा सा सीरियस होकर सुनना,
पहला सिनेरियो पोस्ट इंक्रीमेंट का, इसका मतलब है y के अंदर किसकी वैल्यू डाल दो और फिर क्या करना, पहले x की वैल्यू y में जाने दो और फिर x की वैल्यू को 1 से क्या करना, इंक्रीज करना। पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट करना। इसका मतलब होता है x की वैल्यू को पहले बढ़ा दो और फिर जो नई वैल्यू आएगी वो किस में असाइन करना, जेड में। दिस इज प्री इंक्रीमेंट। प्री का मतलब है पहले बढ़ाओ फिर क्या करना, असाइन करना। ओके देखो x इक्वल्स टू a प्लस प्लस, इसका मतलब है a की वैल्यू पहले किस में डाल दो, x में, और फिर a में 1 को इंक्रीज कर देना। x इक्वल टू प्लस प्लस a का मतलब है a में पहले इंक्रीज करना फिर उसकी वैल्यू किस में डाल देना, x में डाल देना। चलो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर बताओ जल्दी। आंसर वैसे नीचे लिखा हुआ है, हाँ दिखेगा नहीं, मैं ऊपर ही कर देता हूं। आंसर बताइए। आंसर में पहले x की वैल्यू पूछ रहा है, फिर a की वैल्यू पूछ रहा है, फिर b की वैल्यू पूछ रहा है। a 3 b 5 और x 5, a 3 b 5 x 5। चलो क्लियर है सारे, श्योर है, क्लियर है। चलो मैं क्वेश्चंस देखता हूं। कोई बात नहीं, मुझे पता है तेरे को नहीं आया। x a b c d की वैल्यू बताओ, बताओ x a b c d की वैल्यू बताओ। x a b c d की वैल्यू बताओ। देखो मैं एक मिनट मैं लिख लेता हूं, पहले कविता का लिख देता हूं। a 11 11 13 13 चलो हाँ अच्छा ये तो यही है ना, 11 11 13 13 x बता रहे हैं। हाँ और कौन बता रहा था, 11 11 13 13 x 14। ओके जोशी जी, और कोई, यही है x बता, बता 11 11 12 13। और कोई, x 40। तो x का तो सबका आंसर सही आया है, a का भी सबका आंसर कॉमन आया, b भी कॉमन आया, c में फर्क है, बाकी सब तो कॉमन ही है। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। वेरिएबल लिख लेते हैं x a b c d, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। x की दे रखी है 10, इसके अलावा कोई वेरिएबल। चलो पहला स्टेटमेंट आता है a इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। प्लस प्लस का है पहले, पहले और किस प्लस प्लस किसके साथ है, x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो और जो नया आंसर आया है वो किस में डाल दो, सही। ये स्टेटमेंट पूरा हो गया, नीचे चलते हैं। b इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, क्योंकि प्लस प्लस बाद में है तो पहले x की वैल्यू किस में डाल दो और फिर x को 1 से क्या कर दो, बढ़ा दो। ये यहां पे भी सही हो गया। तीसरा चलता है c इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स, क्योंकि प्लस प्लस पहले है तो x की वैल्यू को पहले बढ़ाना है
13, और वो वैल्यू किसमें असाइन करनी है? तो ये तो गलत हो गया। लास्ट x प्लस प्लस बाद में है, प्लस प्लस बाद में है, तो पहले x की वैल्यू किसमें असाइन कर दो? d में, और फिर x को 1 से बढ़ा दो, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 14, 11, 11, 13 एंड 13। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो एक और करते हैं। आंसर बताओ, इस बार ट्राई कर। x इक्वल टू -5, a b c d, a इक्वल टू प्लस प्लस x, b इक्वल टू a प्लस प्लस, c इक्वल टू माइनस माइनस x, d इक्वल टू प्लस प्लस c। क्या आया? अच्छा, वो माइनस माइनस एक्स लिखा है क्या? माइनस माइनस एक्स का मतलब है एक कम करना, जैसे प्लस प्लस एक्स का मतलब एक बढ़ाना है, माइनस माइनस का मतलब है एक कम करना है। ए में क्या आया? ए में -5, -3 आएगा। फाइनल वैल्यू -3 आएगी। अभी तो सर -4 आएगा। लास्ट बताओ मुझे तो फाइनल वैल्यू बताओ ना। आफ्टर सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद x a b c d क्या होगा? x -4 a -3 -4 -3 b -4 -4 c -5 -5 और b भी -5। यही आया? क्या आया विपुल बता? हाँ हाँ, -4 -4 इस बार डिफरेंसेस ज्यादा है। अब बता, इसका सबका ऐसा आएगा। मुझे 4 ऑप्शन नहीं देने पड़ते इन क्वेश्चन में, अपने आप आ जाते हैं। -6 -7 -6, तूने ना इंक्रीमेंट सही नहीं करा। -5 -5 में एक बढ़ाते हैं तो -4 होता है, -6 नहीं होता। ए का -3 देखो, मैंने बोला ना। हाँ हाँ हाँ, -5। चंद्रेश, हाँ ई ऑप्शन -3 -3 -2 -4 -2 -2 -4 है। हाँ, तो x से बता, x क्या है? हाँ, अब बोल। a -3। अच्छा, एक और
-3 x -3 है ना, -3 -4 -4 अच्छा जी सेम हो गया क्या? -3 -4 -4 ओके, माइनस नहीं अंतर है, सब में अंतर है। लास्ट वाला चलो देखते हैं क्या आंसर आया। देखो x तो -5 आएगा, ये तो श्योर है, क्योंकि x में एक बार बढ़ा दिया और एक बार घटा दिया। x -5 था, एक बार बढ़ाया एक बार घटाया है, तो x तो -5 आएगा। तो -5 ये विपुल वाले आंसर में है, बाकी किसी में नहीं। चलो देखते हैं, x a b c d, x की वैल्यू है -5, x -5 का है, d -5 है, x की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो पहला a = ++x, x की वैल्यू को 1 से बढ़ाओ, क्योंकि प्लस प्लस पहले है, -4, और ये वैल्यू a में असाइन कर दो, -4। दूसरा स्टेटमेंट b = a++, a की वैल्यू को प्लस प्लस करना है, लेकिन प्लस प्लस बाद में है, तो a की वैल्यू पहले गई b में, फिर उसको प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। c की वैल्यू है -x, क्योंकि माइनस माइनस पहले है, -5 और -5, 1 से कम करनी है ना, कम करने का माइनस में और कम करोगे तो और पीछे जाएगा, ओके। d में प्लस प्लस c है -5, प्लस प्लस पहले करना है, हाँ सही है, प्लस प्लस पहले करना है, तो -4, और ये किस में डाल दिया, इसमें, तो -5 -3 -4 -4 ये सही है, -5 -3 -4 -4 और -4। वो नेगेटिव नंबर में जब मैं प्लस प्लस करता हूं तो वो 0 की तरफ पहुंचता है, माइनस माइनस करता हूं तो वो पीछे जाता है। एक और दे, प्लस होगा तो पीछे जाएगा, हाँ 0 की तरफ जाएगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, ये होता है ना, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर इस तरफ जा रहे हो तो आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, इधर और जा रहे हो तो आप डिक्रीमेंट कर रहे हो, माइनस में। ये ऑप्शन तो हटा दूं, चलो MABCD, वन 1 2 2 3 M1 होएगा, ठीक है। A2 होगा, वो भी ठीक है। B2 1, B की वैल्यू क्या आ रही है, B की गलत आ रही है, 1 आ रही है,
क्योंकि a प्लस प्लस होके b में गया, प्लस प्लस a होके b में गया, b माइनस माइनस भी तो हुआ है अगली लाइन में। अगर भी ऐसा ही हो सकता है। b गलत है ना, b 1 आएगा और a 2 आएगा। 1 2 1 3 3 1 2 1 3 3 तो ए में 1 आ गया फिर इंक्रीमेंट होगा b में 2 आगे अगली लाइन में c इक्वल टू b माइनस माइनस भी तो है, तो b में कम भी तो होगा वापिस, तो सी में पहले साइन अगर 2 और फिर b की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? 8 2 1 सी 3 हाँ यही बोल रहे हैं। 1 2 1 3 3 1 2 1 3 3 समझाऊं या चंद्रेश? अच्छा ये आया 1 2 1 3 3। देखो हमने प्रिंटफ यहां किया है, जो प्रिंटफ है ना वो यहां है, यहां मैं लिख देता हूं, चलो प्रिंटफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी एम कोमा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। मतलब जो मुझे सबकी वैल्यूज बतानी है इस पॉइंट के बाद बतानी है, बीच वाली वैल्यूज नहीं बतानी। अब चल सबसे पहले जो दिया हुआ वो ले ले, प्लस प्लस एम, एक बढ़ाया एक इधर चला गया, b इक्वल टू प्लस प्लस ए, एक बढ़ाया इधर चला गया, c इक्वल टू b माइनस माइनस, पहले b की वैल्यू c में गई फिर उसकी वैल्यू 1 से कम हो गई, d इक्वल टू प्लस प्लस c, 3 पहले बढ़ाया और फिर किस में असाइन कर दिया? d में असाइन कर दिया। ये आपके पास क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम 1 या 2 वेरिएबल का ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। जैसे हमने 4 लिए है ना, 1 या 2, इंट m 0 x इक्वल टू प्लस प्लस ए, y इक्वल टू माइनस माइनस ए। अब बताओ x y की वैल्यू क्या होगी? इससे बड़ा नहीं आएगा। चलो मैं पहले ऊपर चलता हूं वापस। ठीक है, डिक्रीमेंट के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट। ये प्रमोद आया लग रहा है, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों ऑपरेटर की प्रीसीडेंस आज तक हमने जितने भी ऑपरेटर पढ़े हैं, आज तक जितने भी पढ़े उनमें सबसे ज्यादा किसकी आई थी? लॉजिकल नॉट की। फिर आई थी मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, फिर कौन था? प्लस माइनस, फिर कौन था? लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, फिर कौन था? डबल इक्वल और नॉट इक्वल, फिर था लॉजिकल एंड, फिर था लॉजिकल और, फिर था कंपाउंड असाइनमेंट, फिर था असाइनमेंट और लास्ट में कौन था? कॉमा। जो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो यहां पे पहले प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और उसके ऊपर कौन है? पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और उससे ऊपर कौन है? ब्रैकेट्स। ये रहा लॉजिकल नोट। तो सबसे ज्यादा ब्रैकेट्स की, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, फिर प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, उसके बाद लॉजिकल नोट, फिर अरिथमेटिक, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, फिर कंपाउंड असाइनमेंट और सबसे लास्ट में कौन था? कॉमा था। ठीक है, ये मतलब इन सबसे ज्यादा है किसकी? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। और जो इसकी एसोसिएटिविटी है वो कैसी है? लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ काम करते हैं। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है ये, सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे इसमें लिखा हुआ है A5 है, B7 है, C के अंदर माइनस माइनस A प्लस B माइनस माइनस। अब इनकी फंक्शनैलिटी ऐसी है कि अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है ना तो पहले असाइनमेंट होगा,
और प्री इंक्रीमेंट है तो पहले काम होगा फिर असाइनमेंट होगा। इसमें एक के साथ तो है पोस्ट और एक के साथ है प्री, तो प्री वाला तो परफॉर्म कर दो, माइनस माइनस एक तो परफॉर्म कर दो, तो ए की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू क्या रह जाएगी 4। पोस्ट वाला परफॉर्म मत करो, पड़े रहने दो, तो बी की वैल्यू क्या मानोगे 7, 4 + 7 11, सी में आएगा 11। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे बी की वैल्यू भी पूछता तो बी की फाइनल वैल्यू कितनी मिलती आपको 6 मिलती। 6 क्यों मिलती, इस ऑपरेशन के दौरान माइनस माइनस ए तो हो गया, यहां पे बी की कौन सी वैल्यू कंसीडर करी 7, ये दोनों वैल्यू असाइन हुई किसके अंदर सी में, लेकिन जैसे ये काम पूरा हुआ उसके बाद बी की वैल्यू 1 से कम होकर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिले डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, तो यही आंसर देगा, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, क्योंकि इन क्वेश्चन को हर कंपाइलर पे रन करोगे आंसर अलग आएंगे। आप कोई फिक्स फंडा नहीं अपना सकते कि ये ऐसे ही सोल्व होता है, समझ रहे हैं ना, और हर कंपाइलर पे अलग आंसर आएंगे। जो ऊपर अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे ना उसको किसी भी कंपाइलर पर रन कर ले सेम आंसर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को किसी भी कंपाइलर पर रन कर ले अलग आंसर आएंगे। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना इन क्वेश्चंस में, जैसे ये क्वेश्चन है प्रीसीडेंस ज्यादा है, प्रीसीडेंस ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये पहले काम करेगा, लेकिन इसका काम करने का तरीका ये है कि पहले ये इधर वाली वैल्यू असाइन करता है। ऊपर देखो वही मैंने लिखा है, देख इसमें एक्सप्लेनेशन में देखो, पहले b माइनस माइनस की में कौन सी वैल्यू आई 7, a माइनस माइनस उसके बाद में सोल्व होगा, माइनस माइनस a उसके बाद सोल्व होगा, पहले कौन सोल्व होगा b माइनस माइनस। तो मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन में कोई फिक्स फंडा नहीं होता। एक बता देता हूं, सी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सीक्वेंस पॉइंट्स। सीक्वेंस पॉइंट्स क्या होते हैं कि हर जो स्टेटमेंट सेमीकोलन से खत्म होता है ना वो एक सीक्वेंस पॉइंट होता है। सी में अगला स्टेटमेंट जब चालू होता है जब पिछला सीक्वेंस पॉइंट पूरा हो जाता है, मतलब पिछला ऑपरेशन पूरा हो जाएगा ना तो अगला ऑपरेशन चालू होगा। ऐसे क्वेश्चंस में b प्लस प्लस b माइनस माइनस एक ही वेरिएबल है एक ही लाइन में, ये ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ अभी तक, उसके पहले दूसरा ऑपरेशन आ गया b माइनस माइनस का, मतलब यहां पे 2 सीक्वेंस पॉइंट आ गए एक ही स्टेटमेंट में। तो ऐसे सिनेरियो में आंसर हमेशा कंपाइलर डिपेंडेंट आता है। ऐसे सिनेरियो में आप फिक्स नहीं कर सकते कि आंसर फिक्स आएगा, हर कंपाइलर सीक्वेंस पॉइंट को अलग तरीके से कंसीडर करते हैं। मैं एक देखो यहां लिखता हूं, इंटीजर x इक्वल टू 5, इंटीजर a इक्वल टू x प्लस 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 x, ठीक है। अब यहां पे वो चालू हुआ, पहले कौन काम करेगा ये वाला, x के अंदर 5 है, 5 प्लस प्लस, ये 5 को a में असाइन कर देगा क्योंकि इसका काम ये है। लेकिन हाँ बात तो यही है ना, इसका भी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ये ऑपरेशन आ गया और ये भी किस पे परफॉर्म हो रहा है x पे, पिछला ऑपरेशन अभी पूरा ही नहीं हुआ, उससे पहले x पे नया ऑपरेशन आ गया। इसका मतलब यहां सीक्वेंस पॉइंट प्रॉब्लम आ गई, एक सीक्वेंस पॉइंट पूरा नहीं हुआ और दूसरा सीक्वेंस पॉइंट चालू हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंसर कैसा आता है कंपाइलर डिपेंडेंट। अगर मान लो ऑप्शन नहीं है कंपाइलर डिपेंडेंट, ऑप्शन नहीं है तो सोल्व कैसे करोगे इन क्वेश्चन को, प्री इंक्रीमेंट परफॉर्म कर दोगे, पोस्ट इंक्रीमेंट छोड़ दोगे, प्री इंक्रीमेंट परफॉर्म कर दोगे, पोस्ट इंक्रीमेंट छोड़ दोगे। यहां 5 प्लस यहां इंक्रीमेंट करा 6, 5 और 6 11, ए में क्या मानोगे 11। अब x की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या हुई थी 6, उसके बाद एक ऑपरेशन पेंडिंग पड़ा अभी x पे प्लस प्लस, x की लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। कैसे किया देखो, आप ऐसे कर लो, x प्लस प्लस पहला ऑपरेशन है,
प्लस प्लस एक्स दूसरा ऑपरेशन है। पहले एक्स में 5 था, 5 प्लस प्लस 5 आ गया, अभी प्लस प्लस पेंडिंग है, नीचे आया, प्लस प्लस एक्स होके क्या हो गया 6, एक्स में हो गया 6, लेकिन अभी ऑपरेशन पेंडिंग पड़ा है। लेकिन इस ऑपरेशन करने से पहले कौन सा ऑपरेशन करा, प्लस वाला, 5 और 6, अभी भी कौन सा ऑपरेशन पेंडिंग पड़ा है, प्लस प्लस, लास्ट में एक्स प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए कंपाइलर डिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, तो आंसर आपको यही देना है। या ऑप्शन आ जाए कांट डिटरमाइन, नहीं बता सकते, कंपाइलर इसको लेता है, काम करता है कंपाइलर, एरर नहीं मानता। वो एक याद है अपने करा था, 5 छोटा है 7 से एंड x प्लस इक्वल 2 लेस देन है 6 से, तो अगर ये फॉल्स हो जाता है, 5 बड़ा है 7 से, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो वो उसका आगे जाता नहीं है। ये भी एक्चुअल में किसका कॉन्सेप्ट होता है, सीक्वेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन कहा था जिसको। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ज्यादा दिमाग मत लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं होता। मैं टर्बो सी कंपाइलर पे रन करूं अलग आंसर आएगा, जीसीसी कंपाइलर पे रन करूंगा अलग आंसर आएगा, देव सी प्लस प्लस कंपाइलर पे रन करूंगा अलग आंसर आएगा। अब चाहे यानी इसका सी के अंदर 15 है, एक कंपाइलर में, दूसरे कंपाइलर में 16 है, 17 आ जाए, मतलब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता ना पेपर में। ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग आता है। लेकिन सपोज हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आया, हमारे पास ऑप्शन दे दिया उन्होंने, ए बी सी के ऑप्शन दे दिए, तो हमें इसको कैसे सोल्व करना है ध्यान रखना। देखो मेरा क्वेश्चन समझो, ए में क्या था 4, प्रिंट एफ में 3 चीजें प्रिंट करी, पहला परसेंटेज डी इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके, ठीक है। प्रिंटिंग ऐसी ही होगी, मतलब पहले ये परसेंटेज डी, फिर ये वाला परसेंटेज डी, फिर ये वाला परसेंटेज डी, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब पहले ये वाला सोल्व होगा, ए प्लस 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 का है बाद में है ना, तो ए की ओरिजिनल वैल्यू आएगी 4, लेकिन आगे जाने से पहले ए की वैल्यू 1 से बढ़ गई 5, यहां पे जब आया तो ए 5 था, प्लस प्लस पहले था तो क्या हो गया 6, यहां आया ए की वैल्यू क्या आएगी 6, प्लस प्लस होगी लेकिन वो प्रिंटिंग में नहीं आएगी, तो इसका आंसर आएगा 6 6 4। अब देखिए यहां पे क्या आंसर दे रहा है, सही सा टर्बो सी में रन करेगा क्या आंसर आएगा 6 6 4। तो हर कंपाइलर पर इनके आंसर क्या मिलेंगे आपको, अलग मिलेंगे। अब इसने कैसे किया होगा, क्योंकि प्लस प्लस की प्रीसिडेंस ज्यादा है, पहले इसको कंसीडर किया होगा, फिर इसको कंसीडर किया होगा, यहां 4 था, प्लस प्लस होके 5 हुआ, यहां आया नहीं, ऐसे भी नहीं किया इसने, वहां आता तो वो पहले 5 प्रिंट करता। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर आएगा कंपाइलर डिपेंडेंट। लेकिन वो जो क्वेश्चन हमने किए थे ना, x इक्वल टू 5 y में प्लस प्लस x, बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, ये 6 है, ये फिक्स है, आंसर क्या आएगा 6 और 6 ही आएगा। प्री पोस्ट या 2 पोस्ट आ जाए एक ही लाइन में, कुछ भी आ जाए एक ही लाइन में, तो वो आंसर हमेशा कंपाइलर डिपेंडेंट जाएंगे। एक्चुअल में प्रिंटफ फंक्शन होता है, फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन के, ये कैसे काम करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ काम करते हैं। जो मेरा आंसर आया था वो कौन सी बुक के अकॉर्डिंग था, लेटेस्ट सी जशवंत कानिक करके, उसमें वो कौन से कंपाइलर पे बात करता है, टर्बो सी, जो कितने बिट का है 16 बिट का, उसमें यही आंसर आता 6 6 4। ये जो मेरा कोड रन करके किया हुआ ये कौन से कंपाइलर पे है, जो कितने बिट का कंपाइलर है
32 मिनट का कंपाइलर। चलो अब मेरा ये इंट्रो तो हो गया, अब हम वापस लूपिंग पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो यूनिट थी वो कौन सी थी? इटरेटिव स्टेटमेंट, एक ही काम को बार बार करना। अगर कुछ ऐसा काम आ जाए तो हमें क्या करना होता है? इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करना होता है। ओके, 1 से 100 के बीच में उन नंबर्स को प्रिंट करो जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे ही होगा। तो उसने कहा 1 से 100 के बीच में उन नंबर्स को प्रिंट करो जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। या फिर मैंने बोल दिया कि यूजर आपको एक रेंज देगा, रेंज स्टार्ट, रेंज एंड, स्कैनफ, परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ रेंज स्टार्ट, एड्रेस ऑफ रेंज एंड। तो मेरे पास 2 वेरिएबल है। सपोज इसमें यूजर ने दे दिया 6, इसमें दे दिया 109। ठीक है, अब मुझे इनके बीच में वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 5 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, 5 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। कैसे करूं? देखो, इंटीजर i इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट कर दो? 6 से। कब तक चलते रहो? जब तक i किससे छोटा है? आर से। 6 से चालू करो, जब तक चलते रहो जब तक वो किससे छोटा है? आर से छोटा है। अगर i मॉडुलस 5 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब i में जो वैल्यू थी उसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 0। तो प्रिंटफ कर देंगे i को। और यहां पे मैंने कर दिया i प्लस प्लस। चलो इस कोड को समझते हैं। RS 6 है, RE 109 है। i में RS डाला, i में क्या डाला? 6। 6 छोटा है, बराबर है 109 से। सही है, कंडीशन सही है। अंदर आया 6 मॉडुलस 5 0 के बराबर होता है? नहीं होता। i प्लस प्लस कर दो 7। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कब आता है? यहां पर, जब कौन सा लूप खत्म होता है? वाइल का खत्म करली ब्रेसेस। ये चालू वाला है, ये खत्म। इफ में तो इसके बाद वो नीचे चला जाता था, वाइल में इसके बाद वो कहां चला जाता है? वापिस ऊपर सर्किल पे। 7 छोटा है 109 से। सही है, वापिस अंदर आया। ये ट्रू हुआ तो कहां आता है? अंदर। वापिस चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या हो गया? 8। वापिस चला 9, 10, 10 पे आया। 10 मॉडुलस 5 0 होता है? हाँ होता है। 10 प्रिंट करेगा, i प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा? चलेगा। अगली बार कब ये काम कर लेगा? 15 पे। चलते चलते ये कहां पे पहुंच गया? 109 छोटा है या बराबर 109 के? छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना। सही है। 109 5 से डिवाइड नहीं होता। i प्लस प्लस होके क्या हो गया? 110। वापिस ऊपर गया। 110 छोटा है, बराबर है 109 के? नहीं, कंडीशन गलत। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाइल को छोड़ के कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। वाइल को छोड़ के कहां जाएगा? तो ये तो वो पॉइंट हो गया, यहां से हमें लूप चालू करना है। ये वो पॉइंट हो गया, यहां तक हमें लूप लेके जाना है। और ये कैसे लेके जाना है, कैसे हम उसको इंक्रीज करेंगे? 3 पॉइंट थे। देखो, अब मैं यहां पे डायग्राम समझा देता हूं। चलो फ्लो डायग्राम समझते हैं। देखो, यहां से आया, आते ही मुझे एक कंडीशन मिली। कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई और वापस कहां चला गया? कंडीशन पे। यहां पे लूप बन गया, घूमता रहेगा। फिर कंडीशन चेक हुई, फिर कंडीशन सही हुई तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, चलता रहा। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से कहां पहुंच गए? हम बाहर पहुंच गए। ओके, ऑब्वियसली। तो जनरली देखो सिंटैक्स ये है, इनिशियलाइजेशन,
वाइल के बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, अगेन मैं वापस बोल रहा हूं, कंडीशन का मतलब होता है इंटीग्रल एक्सप्रेशन। अगर नॉन जीरो है तो ट्रू है और जीरो है तो फॉल्स है। कर्ली ब्रेस स्टार्ट, वाइल के अंदर जो भी आपने काम करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपने करना है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वाइल बंद। चलो यहां समझते हैं, हमें प्रिंट करवाना है 2 4 6 8 10 12 14, तो इट विल प्रिंट। ओके, प्रोग्राम समझते हैं। यहां से आई में 2 डाल दिया, इनिशियलाइजेशन कब तक चलाओ, जब तक आई लेस देन इक्वल टू कहां तक है, 20 तक है। आई को प्रिंट करो और आई को कितने से इंक्रीज कर दिया, +2 से। आई 2 से चालू हुआ, 2 20 से कम है, 2 प्रिंट हुआ, आई में 4 हो गया। 4 20 से कम है, 4 प्रिंट हुआ, आई में 6 हो गया। चलता रहेगा। जैसे ही आई में 22 होएगा वो फॉल्स हुआ, लूप से बाहर आ गया। फाइनल आउटपुट क्या आया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओके, अगर वाइल में आपने इस चीज को एम्प्टी छोड़ दिया, कंडीशन को, तो ये कंपाइलेशन एरर है, ये कंपाइलेशन एरर है। तो यहां पे आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। वाइल में यहां पे कंडीशन का होना मस्ट है, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर इसको एम्प्टी छोड़ दिया तो ये कंपाइलेशन एरर। वाइल लूप विदाउट एनी इंटीग्रल एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड, इट इज कंपाइलेशन एरर। सेकंड, अगर मैंने i1 से चालू किया, i लेस देन इक्वल टू 5 है, आई हेलो प्रिंट करा लेकिन आई को नहीं बढ़ाया, आई को नहीं बढ़ाया, ठीक है। i1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, अंदर आया हेलो, वापिस ऊपर गया। फिर i तो 1 नहीं है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, अंदर आया हेलो, वापिस चला गया। तो ये तो घूमता ही रहेगा, चाहे 10 दिन चलाए रख, कभी रुकेगा ही नहीं। ऐसे लूप को बोला जाता है इनफाइनाइट लूप। तो देखो, अगर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना भूल गए तो लूप कैसा रन करता रहेगा, इनफाइनाइटली रन करता रहेगा। ऐसे लूप को कैसा लूप कहा जाता है, इनफाइनाइट लूप। तीसरा, इस वाइल के अंदर कितने स्टेटमेंट है, एक ही है ना। अगर वाइल में सिर्फ एक स्टेटमेंट तो कर्ली ब्रेस लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वाइल में एक तो इंक्रीमेंट वाला चाहिए और एक चाहिए अपने को जो उसका काम करवाना है। लेकिन ओके, अगर वाइल में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस लगाना जरूरी नहीं है। ओके, अब वाइल में एक चीज बताओ, जब मैं लूप के अंदर जा रहा हूं तो पहले कंडीशन चेक हो रही है या बाद में हो रही है, पहले हो रही है। जब मैं लूप के अंदर जा रहा हूं तो पहले वो कंडीशन लेके बैठा है, कंडीशन सही है तो लूप के अंदर जाने दे रहा है। वाइल को इसलिए बोला जाता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री मतलब जो लूप का कंट्रोल है वो कब चेक किया जाएगा, एंट्री के टाइम पे। तो वाइल को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, क्योंकि पहले कंडीशन इवेल्युएट होती है और फिर लूप क्या होता है, रन होता है। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। जैसे मैं वाइल में अगर x = x+2 देखूं, मान लो कंपेयर वाले के तो क्या करेगा, वो भी इतना ही चलता रहेगा, एकदम है ना। तो कुछ बढ़ाता रहेगा वो तो। करेगा लेकिन ऊपर डायरेक्ट इंटीजर i इक्वल्स टू 1 while i less than equal to 10 printf okay i equals to i plus 3 output of code is, या फिर हाउ मैनी टाइम्स हेलो विल प्रिंट, सॉरी ओके विल प्रिंट। तीन बार, 3 टाइम्स ओके विल प्रिंट। चार बार, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हेलो प्रिंट ओके प्रिंट हुआ, आई में 3 जोड़ा तो 4 हुआ, 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, ओके प्रिंट हुआ, 7 हुआ, 7 लेस देन इक्वल टू है, ओके 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, ओके 13 पे प्रिंट नहीं होगा। तो कितनी बार ओके प्रिंट होगा, 4 बार।
4 बार ओके प्रिंट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। How many times OK will print? इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि वाइल में 1 है, 1 का मतलब है ऑलवेज ट्रू, चलता ही रहेगा। इसका मतलब ही नहीं है इससे i5 से या i++ से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे क्या लिखा है 1 का मतलब है ऑलवेज ट्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो का मतलब तो फॉल्स है, उसके अलावा जीरो के अलावा कुछ भी लिख दे, 2 3 5 7 9 10 50। फॉल्स पढ़ते ही वाइल से बाहर निकल जाएगा। इंटीजर x इक्वल्स टू 65,535, वाइल x इक्वल टू 0। प्रिंट एफ ओके x++। ओके ओके कितनी बार आएगा? हम कोड को 16 बिट कंपाइलर पे रन कर रहे हैं, मतलब टर्बो सी में रन कर रहे हैं। एरर तो किस चीज की आएगी? वो एरर थोड़ी ना, वो तो कंडीशन है। कंडीशन सही होएगी तो अंदर आएगा, कंडीशन सही नहीं होएगी तो अंदर नहीं आएगा। एरर क्या है इसमें? आंसर है 2 बार। 65,535 का मतलब है x के अंदर मैंने क्या दे रखा है -1। x में क्या दे रखा है? रेंज घूम के आई। अगर 36 कर देता ना तो x की वैल्यू 0 होती। 36 कर देता x की वैल्यू क्या होती? 0। मैंने 35 किया है तो x की वैल्यू कहां पे रुकेगी? -1 पे। -1 छोटा है बराबर है 0 के, सही है। ओके x++ हुआ तो -1 किस में कन्वर्ट होगा? 0 में। 0 छोटा है बराबर है 0 के, ओके प्रिंट हुआ, ये हुआ 1। 1 छोटा है बराबर है 0 के, नो। यहां कंडीशन फॉल्स हो गई तो ओके कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार। हाँ 32,768 बार। तो 32,768 से वो पॉजिटिव में चला जाता और पॉजिटिव में जाते ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि जो रेंज होती है ना वो ये होती है -32,767 से बीच में 0 है। चलो मैं याद ही कर लो। अब जब यहां से ऊपर की वैल्यू होती है तो वो किस तरफ घूम जाता है? इस तरफ, और वापस किस तरफ चलने लग जाता है? ये जो वैल्यू है ना 0, ये कब मिलेगी आपको? जब 65,500 कितना होगा? 36 होगा। मैंने क्या लिखा है? मतलब इससे कम है तो इसका मतलब इससे कम है तो वो कहां पे बैठा हुआ है? भाई अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। पेपर में अगर ऑप्शन आ जाए, अगर पेपर में क्लियर बोला है टर्बो सी या 16 बिट कंपाइलर या इंटीजर 2 बाइट का, फिर तो ये आंसर सही है। अगर पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं दिया और ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, तो आंसर क्या कर देना? डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, क्योंकि 32 बिट पे तो ये रेंज वाला सिनेरियो ही नहीं होता ना। 32 बिट पे तो 65,535 एक्स में चला जाएगा और ये ओके एक बार भी प्रिंट नहीं होगा।
तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटीजर 2 बाइट का है फिर तो ये सही है, या किस पे रन कर रहे हैं हम, या फिर 16 बिट कंपाइलर तो सही है। लेकिन 32 बिट कंपाइलर लिख के दे दिया तो आंसर आएगा 0 टाइम्स। 32 बिट पे आंसर आएगा 0 टाइम्स। अगर कुछ भी नहीं लिखा और ऑप्शन में लिखा हुआ है कंपाइलर डिपेंडेंट तो आंसर क्या कर देना, कंपाइलर। नहीं सर ऐसे मत करना, 32 बिट लिखा हुआ है और फिर आप आंसर लिख दो कंपाइलर डिपेंडेंट, फिर आंसर 0 है। 16 बिट लिखा हुआ था, आंसर क्या है 2 है। कोई भी कंपाइलर स्पेसिफाई नहीं किया तो आंसर क्या लिखना है, कंपाइलर डिपेंडेंट। और सर ये कंपाइलर भी स्पेसिफाई नहीं किया, कंपाइलर डिपेंडेंट भी स्पेसिफाई नहीं किया तो आंसर कितने बिट का कंपाइलर मान के कर देना, 16 बिट का टर्बो सी कंपाइलर, उसको मान के आंसर निकाल देना। आ सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता ना, 2 लाइनों का ही क्वेश्चन है। क्लियर, ओके। तो वाइल के ठीक है नीचे कोड में आ जाएगा। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मेरे, लूप कहां से चालू करना है, लूप कहां खत्म करना है और लूप को बढ़ाना कैसे है। अगर मैं लूप के वेरिएबल में मल्टीप्लाई का यूज करता हूं तो लूप का काउंटर बढ़ता है या कम होएगा, बढ़ेगा। जैसे आई है, आई इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो लूप का काउंटर क्या हो जाएगा, प्लस और मल्टीप्लाई में तो लूप का काउंटर क्या होता है, और माइनस और डिवाइड में लूप का काउंटर क्या होता है, डिग्री। चलो इसका मुझे बताना। How many times OK will print? 153 153 और x नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है। तीन बार प्रिंट होगा, 3 बार सही आंसर है। पहले x में क्या 153 0 के बराबर नहीं है, अंदर आया ओके प्रिंट हुआ, 153 को 10 से भाग दिया, कितना आया, नॉट इक्वल है तो 153 0 के बराबर नहीं है ना, सही है। तो 153 को 10 से भाग दिया, भाग दे रहे हैं, दोनों क्वांटिटीज इंटीजर है तो आंसर भी किस में आएगा, इंटीजर में। तो 15 आंसर आया, 15 आया x में, वापिस ऊपर गया, 15 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, सही है। वापिस अंदर आया ओके, 15 को 10 से भाग दिया, आंसर आया 1, वापिस ऊपर गया। 1 लेस देन नॉट इक्वल टू 0 है क्या, एकदम सही है। ओके प्रिंट करा, 1 को 10 से भाग दिया, एक बार भी नहीं गया, आंसर आया 0, क्योंकि आंसर क्या आता है, 1 को 10 से भाग देने पे 0 पॉइंट के बाद वाला तो लेते ही नहीं है क्योंकि दोनों नंबर्स है, दोनों इंटीजर्स है। आंसर आया 0, 0 नॉट इक्वल 0 है, कंडीशन फॉल्स। कितना आया, 3। तो यहां पे डिक्रीमेंट किया ना मैंने, डिवाइड किया है ना, डिवाइड करके 153 से 15 पे पहुंचा, 15 से 1 पे पहुंचा, 1 से कहां पहुंचा, 0 पे पहुंचा। तो मल्टीप्लाई और प्लस करके तो इंक्रीमेंट किया जाता है, डिवाइड और माइनस करके क्या किया जाता है, डिक्रीमेंट किया जाता है। क्लियर, चलिए इतना ही करते हैं, फोर लूप कल करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे। लूप था ही नहीं इससे पहले, तो पहला वाइल ही था, वाइल 4 और 2 वाइल।